हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट कार्बन एंड एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और हम लोगों ने देखा था हाउ कार्बन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड द सब्सटेंस इन विच देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ कार्बन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसके अंदर कार्बन का एब्सेंस रहता है दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारी चीजें डिस्कस किए थे। अब और आगे बढ़ेंगे और कार्बन को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों को रेडी हो जाना है, पेन पेंसिल नोटबुक आपका जो भी चीजें हैं स्टडी मटेरियल लेके रेडी हो जाओ। एंड वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो कार्बन के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो हम लोग आज है ना एलोट्रॉपी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एलोट्रॉपिक नेचर को भी डिस्कस करने वाले। ओके, तो व्हाट इज एलोट्रॉपी उसको देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एलोट्रॉपी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं ना, जैसे आपको पता है कि हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट है। तो ना उसमें से बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो फ्री स्टेट में फाइंड होते हैं। कुछ कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो नेचर में कंबाइंड स्टेट में फाइंड होते हैं। कुछ कुछ एलिमेंट नेचर में अपने बहुत सारे अलग अलग, हम बोल सकते हैं, रूप दिखाते हैं, अलग अलग नेचर दिखाते हैं, अलग अलग फॉर्म दिखाते हैं। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोप बोलते हैं। उसको और डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म, एक ही फॉर्म से ज्यादा में। जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन जो है वो कार्बन ही है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है क्योंकि उसका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, वो देखने में अलग अलग लगता है। एक हमारे पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन से बनी हुई चीज है, बट इसका अपीयरेंस ये देखने में अलग लग रहा है, ये भी देखने में अलग लग रहा है, ये भी देखने में, लेकिन तीनों जो चीजें हैं तीनों कार्बन से बने हुए हैं। तीनों किससे बने हुए? कार्बन से। लेकिन इनको जब हम देख रहे हैं ये तीनों चीजों को, तो ये अलग अलग दिखाई दे रहे। तो ये तीनों चीजों को हम बोलेंगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप क्या हुआ? एलोट्रोप हुआ एक ही चीज का अलग अलग फॉर्म, एक ही चीज का अलग अलग फॉर्म, इसी को एलोट्रोप बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म, दिस फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी बोलते हैं। तो वैसे ही जो हमारा कार्बन है, कार्बन भी एलोट्रोपी दिखाता है। कार्बन भी नेचर में अलग अलग फॉर्म में हम बोल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो वो चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि इसका अपीयरेंस, इसका कलर, इसका टेस्ट, इसका स्मेल, तो हर एक मटेरियल का ये प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है। इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। जो एलोट्रोप्स है किसी एक मटेरियल, जैसे कार्बन के एलोट्रोप है, तीन मेरे पास मटेरियल, तीनों एलोट्रोप है कार्बन के। इसका मतलब तीनों मटेरियल कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन इनका फिजिकल अपीयरेंस अलग है, देखने में अलग दिख रहे हैं। इनका जो स्मेल है वो अलग है, इनका जो टेस्ट है वो अलग है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एलोट्रोप्स की अलग हो सकती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होती। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि पीएच वैल्यू हो गया, डीके रेट हो गया, एक्सेट्रा। डीके रेट मतलब वो टूटना होता है, न्यूक्लियस का टूटना होता है। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलोट्रोप्स की वो हमेशा सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में ये चीज को। ठीक है, सी एलोट्रोप ऑफ कार्बन, आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक मटेरियल दिख रहा है ये कार्बन है। कार्बन है, लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हम लोग सब जगह यूज करते हैं, दैट इज डायमंड, राइट। तो देखो, एलोट्रोप जो मैंने आपको बताया कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, कार्बन भी एलोट्रोप शो करता है हमारे नेचर में। इनके एलोट्रोप दो टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? देखो, एलोट्रोप ऑफ कार्बन कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन कार्बन एलोट्रोप एंड एमरफस कार्बन एलोट्रोप। एक होता है क्रिस्टलाइन कार्बन एलोट्रोप और एक होता है एमरफस। तो दो टाइप के आपके पास एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, क्रिस्टलाइन एमरफस। तो ये जो चीजें होती हैं इनको हम लोग को डिस्कस करना है डिटेल में और देखते हैं हम लोग। जैसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन। तो जब हम लोग क्रिस्टलाइन कार्बन एलोट्रोप की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर द एटम्स आर अरेंज इन ए रेगुलर ज्योमेट्री, शार्प एजेस एंड प्लेन सरफेस। देखो ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा है। हमें बोल रहा है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो जो मटेरियल, उनके एटम को जब आप ऑब्जर्व करोगे, उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे जब आप, तो आप देखोगे सारे एटम है ना एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है।
एक एटम इधर है तो उसके ऊपर एक एटम है, उसके ऊपर एक एटम है, अगर इधर दो है तो इधर भी दो है, इधर भी दो, मतलब एक पर्टिकुलर एकदम अच्छा सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो ऐसे जो भी मटेरियल है जिनके एटम एक ज्योमेट्री में होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं, ऐसे टाइप के एलोट्रोप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन कार्बन एलोट्रोप। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप बोलते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिस भी किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एटम्स अगर पर्टिकुलर परफेक्ट एकदम परफेक्ट ज्योमेट्री में है, एक अच्छा रेगुलर शेप दिखा रहे हैं, एक अच्छा फॉर्म दिखा रहे, एक पैटर्न दिखा रहे, ऐसे मटेरियल को हमेशा क्रिस्टलाइन मटेरियल बोला जाता है। तो कार्बन के जो एलोट्रोप हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, या तो वो क्रिस्टलाइन होगा यानी कि उनके पास एक फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न होंगे एटम के पास, या तो वो एमरफस होगा। उसका उल्टा, एमरफस में क्या होता है, इनके पास कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, एटम जो होते हैं कैसे भी रैंडमली अरेंज होते हैं, तो उसको एमरफस सबस्टेंस बोलते हैं। और जिसके अंदर कार्बन के एटम जो होते हैं वो परफेक्टली एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन, राइट। तो यहाँ पे देखो, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम एकदम परफेक्टली अरेंज होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप कार्बन के, उनके पास हमेशा हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है 3D में है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, सब लोगों ने देखा है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है? कार्बन का क्रिस्टलाइन, ये एलोट्रोप है कार्बन का। ये मटेरियल जो होता है ना, ये डायमंड कार्बन से बना होता है। तो देखो कार्बन है, ये कोयला कोल कार्बन है, लेकिन दोनों को देखो, डायमंड को देखो और कोल को देखो, दोनों कार्बन है लेकिन दोनों दिखने में अलग है। इसका मतलब ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स है, ये दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रोप्स है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये डायमंड, ये एलोट्रोप है कार्बन का। इसको आप 360 डिग्री में देख सकते हो, देखो कितना प्यारा लग रहा है, चमकता हुआ शाइनिंग डायमंड, राइट। तो ये डायमंड है, दिस इज वेरी वंडरफुल। व्हाई इट इज शाइनिंग? क्यों शाइन कर रहा है? ये शाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। इसके पास क्या है? एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। तो यू कैन सी, इसका जो ज्योमेट्री आप देख सकते हो, कितना अच्छा प्यारा सा लाइन बना हुआ दिख रहा है। ये सारे इसके एटम्स के अरेंजमेंट है, इसके लिए चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इट इज शाइनिंग, शाइन करेगा, ये चमकेगा बिकॉज इसके जो एटम्स है, भले ये कार्बन से बना हुआ है, इवन कोल भी कार्बन से बना हुआ होता है, बट ये कार्बन से बना हुआ है लेकिन इसके एटम्स एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, हैंस इट विल शाइन। देखो ये कितना मस्त चमक रहा है, ये आपको हमेशा चमकते हुए दिखाई देगा। तो व्हाट इज दिस? इट इज ए डायमंड। क्या ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप से? क्या है ये? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। तो जो एलोट्रोप होता है क्रिस्टलाइन, उनके एटम जो होते हैं पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न में होते हैं, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया डायमंड, देखो ये भी एक डायमंड है। मैंने आपको 3 डायमेंशन फॉर्म में भी डायमंड को दिखा दिया किस तरीके से चमक रहा था। देखो डायमंड हैज ईच एटम बाउंड टू 4 अदर कार्बन, ये अदर है, ओके, ये अदर है, अदर कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन है, एक कार्बन का एटम है, ये कार्बन, देखो डायमंड हैज ईच एटम, कार्बन का एक एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम। इसको मैं थोड़ा सा 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है। देखो कार्बन है, ये भी कार्बन, एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया और ये चौथा कार्बन। तो ये आपका डायमंड का शेप होता है जिसके अंदर एक सिंगल एटम कार्बन का 4 अदर एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ड्यू टू दिस 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर डायमंड बिकम वेरी हार्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कार्बन का एटम 4 अदर कार्बन के एटम के से बॉन्ड बना के रखा है, इनके बीच में डायमेंशन जो है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन रहा है। देयरफॉर इट इज द वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अर्थ पे इससे हार्डेस्ट मटेरियल कोई है ही नहीं। ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल को तोड़ना आसान नहीं है, ना के बराबर, इसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते, राइट। सो डायमंड इज द वेरी 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 हार्डेस्ट मटेरियल ऑन दी अर्थ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डायमंड। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ 3 डायमेंशन में। सी हियर यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर डायमंड, ये कार्बन का एटम है, दिस इज सराउंडेड बाय 1 2 3 एंड 4। देखो 4 कार्बन एटम से सराउंडेड है, राइट। सिंगल कार्बन
4 कार्बन एटम से सराउंडेड है, करेक्ट है ना। ये देखो डायमंड है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ये ज्योमेट्री पर्टिकुलर ज्योमेट्री में, हेंस इट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड? सी, ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो ब्रिलियंट, ब्राइट और प्योर डायमंड होता है वो हमेशा धरती पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये प्रॉपर्टी है डायमंड की। द डेंसिटी ऑफ द डायमंड इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब होता है अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर क्यूब की जगह है, जैसे ये है, इसके अंदर 3 सेंटीमीटर क्यूब की जगह, इसका मतलब होता है ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर इसके अंदर 3 सेंटीमीटर क्यूब की जगह है तो उसके अंदर अगर आप डायमंड रखोगे तो आप 3.5 ग्राम डायमंड रख सकते हो, इसी को डेंसिटी बोलते हैं। तो डायमंड की डेंसिटी क्या है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वापस से डायमंड का प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी, इट इज ब्रिलियंट एंड द हार्डेस्ट मटेरियल एवर फाउंड ऑन द अर्थ। सेकंड, द डेंसिटी इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डायमंड इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। द डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, देखो मैंने बताया था ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। देखो 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस डायमंड। व्हेन ए डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 इज गिवन अवे। अगर आप डायमंड को हीट कर रहे हो 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे और उसमें प्रेजेंस किसका? ऑक्सीजन का, एयर में आप हीट कर रहे हो, तो उसके अंदर से हमेशा CO2 निकलता है। क्यों CO2 निकलता है? बिकॉज कार्बन, देखो यहाँ पे डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, देयरफॉर CO2 गैस इज रिप्लेटेड। अगर आपने एक डायमंड लिया, उसको हीट कर रहे हो आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसके अंदर से कौन सी गैस इवॉल्व होगी? CO2। इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड CO2 इज फॉर्म। CO2 के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है इसके अंदर। दिस इज अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ ए डायमंड। नेक्स्ट, डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। किसी में भी डाल दो, कोई भी लिक्विड में डाल दो, डायमंड कभी डिसॉल्व नहीं होता ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी। डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। एसिड और बेस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। डायमंड के ऊपर कोई भी मटेरियल डाल दो आप, एसिड बेस किसी से भी रिएक्ट करो, नो इफेक्ट, नथिंग। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो डायमंड होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, बिकॉज मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी वही मटेरियल से फ्लो हो सकता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। पूरे डायमंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड बना के रखते हैं, कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हेंस देयर इज नो फ्लो ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ओके, अब इसका यूजेस भी देख लेते हैं। अब सब लोगों को पता है ज्वेलरी में यूज करते हैं, देख लेते हैं। डायमंड आर यूज इन ग्लास कटिंग, हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसके लिए ग्लास कटिंग में यूज करते हैं। नाइफ छोटा सा आता है, आप कारपेंटर के पास देख सकते हो या जो भी डायमंड के स्टोर है वहां पे देख सकते हो, उसके अंदर डायमंड लगा रहता है विद दी दैट वी आर एबल टू कट दी ग्लासेस। ओके, डायमंड आर यूज इन ऑर्नामेंट, आपको पता है ज्वेलरीज में यूज करते हैं हम लोग, राइट? रिंग्स में यूज करते हैं, ज्वेलरीज में यूज करते हैं। डायमंड नाइफ्स आर यूज इन आई सर्जरी, डायमंड के नाइफ आते हैं, चाकू आते हैं जो कि आई सर्जरी के अंदर काम आते हैं। देयर आर मेनी मोर थिंग। डायमंड डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड, डायमंड के जो छोटे छोटे डस्ट होते हैं वो दूसरे डायमंड को चमक देने के लिए, पॉलिश देने के लिए यूज किया जाता है। डायमंड इज यूज टू मेक विंडो गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अगर मैं यहाँ पे डायमंड रख दूँ, यहाँ से कोई रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, एक्सरे हो गए, गैमा रे हो गए, तो ये रोक लेता है। तो प्रोटेक्शन देने के लिए अगर मेरे ऊपर कोई रेज आ रही तो मैं अगर यहाँ पे डायमंड रख दूं बीच में तो रेज को रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? तो दिस आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ डायमंड। तो आपको स्ट्रक्चर डायमंड का प्रॉपर्टी यूजेस अच्छे से सीख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे मैं ये स्लाइड जो है आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड करना, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है और इसको अच्छी तरीके से याद करना है। तो आई होप सब लोग को समझ में आया। फटाफट इस वीडियो को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो। Till then, have wonderful learning with us. Have a wonderful day. Thank you very much.